मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू है हमारी। सब्जेक्ट का नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स, जो कि एक हाईली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इस फील्ड में आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, आपके पास नॉलेज बेस होना चाहिए और प्रॉपर स्किल्स होने चाहिए। और ये जो दो बातें मैंने आपको बताई है, ये हर एक करियर के लिए है ना। कोई भी आप करियर का रास्ता चुनो, उस करियर के रास्ते पर आपको ये दो ही चीजें काम में आने वाली है। आपका नॉलेज बेस होना चाहिए एंड आपके पास प्रॉपर स्किल सेट होना चाहिए। तो चलो, अब हम लोग वापस आते हैं। मैंने आपको बता दिया सीए इंटरमीडिएट, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ये वीडियोस आपके लिए जनवरी 2025 एग्जाम में काम में आने वाले हैं। पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट है, जो मैंने बहुत समय से तैयारी की है, और आपके लिए चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों चैप्टर्स के टोटल नोट्स और सारे के सारे रेगुलर बैच के वीडियोस मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करा रहा हूं। और ये वीडियो उस सीरीज में लास्ट वीडियो है फॉर चैप्टर नंबर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये वीडियो अपलोड होते ही जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने सीए इंटरमीडिएट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और आप कमेंट, जो पिन कमेंट मैंने दिया है, वहां पर भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग ये जो नोट्स है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के जो मेरे पेड बैचेस के नोट्स है, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ डेमो आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट उस टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ लिंक में शेयर करने वाला हूं। वहां से आप लोग चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के लिंक्स डाउनलोड, पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं इन वीडियोस के साथ साथ। और इसी के साथ जैसे ही ये चैप्टर नंबर 3 का लास्ट वाला वीडियो खत्म हो जाएगा, हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है मैं एक बार देख के आपको बता देता हूं। तो मित्रों, ऑडिट एविडेंस चैप्टर नंबर 4 का नाम है। हम लोग इस वीडियो को खत्म करने के बाद नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। आपके सीए इंटरमीडिएट में टोटल चैप्टर्स कितने हैं? तो मेरे ख्याल से आपके पास टोटल चैप्टर्स 11 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, चैप्टर नंबर 2 ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग, चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट, 4 ऑडिट एविडेंस, 5 ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू, 8 ऑडिट रिपोर्ट, 9 स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट types of entities, audit of banks is number 10, and chapter number 11 is ethics and terms of audit engagements. So आप लोगों के लिए, केवल आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था। उसी इनिशिएटिव में मैं सारे रेगुलर बैच का जो एक्सप्लेनेशन होता है, वो एक्सप्लेनेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल कराने वाला हूँ। प्लस जो मेरे रेगुलर बैचेस के नोट्स है, उसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ फाइल का लिंक शेयर करने वाला, यानी पीडीएफ फाइल ऑब्वियसली वहां पर शेयर करने वाला हूं। तो अभी तक जिन लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं थी, उनको मैंने क्लैरिटी दे दी है। हम लोग सारे 11 के 11 चैप्टर्स रेगुलर बैच का एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पर डाल रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मित्रों आप सब लोगों से। वो रिक्वेस्ट आप सभी लोग जानते हैं। क्या है वो रिक्वेस्ट? चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड अपने सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, ताकि मेरे चैनल की भी ग्रोथ हो, मेरी भी मदद हो, और साथ साथ ये फ्री रिसोर्सेज सारे सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स तक हम पहुंचा सके। तो अब हम लोग कहाँ पे बढ़ते हैं? हम लोग बढ़ते हैं आगे, और हमारा जो आज के वीडियो का मुद्दा है, जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक नंबर 16। टॉपिक नंबर 16 हमारा हेडिंग है, टॉपिक नंबर 16 का ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। टॉपिक नंबर 16 में कुल मिलाकर 10 सब टॉपिक्स है, यानी सीरियल नंबर 1, 2, 3 ऐसे सारे के सारे टॉपिक्स जो है, टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद में टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 8 एंड टॉपिक नंबर 9, इनका कंप्लीट डिस्कशन एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, एकदम डेमोक्रेटिक तरीके से मैंने आपके लिए मेरे चैनल पर अवेलेबल करा दिया है। अब हमारा फाइनल रन शुरू होने वाला है चैप्टर नंबर 3 के लास्ट टॉपिक को समझने का और इस चैप्टर को पूर्ण विराम लगाने का। टॉपिक का नाम है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट।
कुछ टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, कुछ टॉपिक होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक के लिए मैंने आपको क्या बोला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स यानी सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज गेन करने वाले हैं। और इस टॉपिक के इर्द गिर्द बहुत सारे एमसीक्यूज या केस स्टडी बेस्ड सिनेरियोज या फिर क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होते हैं। ये इतना बड़ा टॉपिक है, बेसिकली आपके सीए इंटरमीडिएट में टॉपिक का वॉल्यूम छोटा है, लेकिन इसके इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है कि इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एकदम अच्छे तरीके से इसे समझो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज अ मस्ट इन दिस टॉपिक। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गेन नहीं हो पा रही है तो आप इस टॉपिक पर बने हुए सवाल का जवाब नहीं लिख पाओगे एग्जाम में, और एग्जाम में जवाब अगर हम नहीं लिख पा रहे तो उसका क्या मतलब होता है, हमारे मार्क्स कम आने वाले हैं, और मार्क्स अगर कम आ गए तो हो सकता है कि हम लोगों को नेक्स्ट अटेम्प्ट भी देना पड़े। हम लोगों को इसी जनवरी 2025 के अटेम्प्ट में ग्रुप 2 जो है आपका, ग्रुप 2 में आपका ऑडिट का सब्जेक्ट है, उसको एग्जेम्प्ट करके ही मानना है। 60 मार्क्स के नीचे हमारे आने ही नहीं चाहिए। 60 इज योर पासिंग मार्क्स। 60 मार्क के ऊपर आपको जितना चाहिए आप 100 में से जितने लाने आपको ला लो, लेकिन 60 के नीचे आपके बिल्कुल आने नहीं चाहिए। दिस इज योर टारगेट। तो अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूं रिगार्डिंग टॉपिक नंबर 10। तो देखो मित्रों, टॉपिक नंबर 10 जो है उसका हेडिंग क्या है हमारा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। जहां पे भी प्रोसीजर की मतलब आती है, इसका मतलब क्या, प्रोसीजर मतलब इसमें कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड सो ऑन। तो ये प्रोसीजर जो होती है, इस प्रोसीजर का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक गोल होता है। प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलना चाहिए। तो जब भी हम ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की बात करते हैं, ऑडिट में हम कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, वो परफॉर्म क्यों की जाती है, ताकि हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल सके, और हम उस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बेसिस के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट कर पाए रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है, दैट दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर नेचर ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशनल रिजल्ट्स। ये 3 ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं पूरी की पूरी ऑडिट प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के पीछे। तो ऑडिट प्रोसीजर्स जो होती है, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, कोई भी ऑडिट प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं टू गैदर ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस के बेसिस के ऊपर ही ऑडिटर का ओपिनियन जनरेट होने वाला है। तो इसीलिए सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को समझने के लिए आपको ऐसे 330 का पैराग्राफ नंबर 18 और पैराग्राफ नंबर A42 एकदम अच्छे तरीके से एकदम याद होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए। तो देखो, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में पैराग्राफ नंबर 18 ऐसे 330 का टाइटल क्या है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। यानी ऑडिटर साहब ने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करते समय रिस्क असेसमेंट किया है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का। तो जो भी असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसको ऑडिटर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, ये पैराग्राफ नंबर 18 में आपको बताया गया है। इररिस्पेक्टिव ऑफ असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी इररिस्पेक्टिव मतलब ऑडिटर ने अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किया भी है तो भी कोई बात नहीं। द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स फॉर ईच मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर। यानी बहुत मेनी केसेस में कैसा होता है कि भाई साहब मटेरियल मिसस्टेटमेंट या रिस्क असेसमेंट कर लो यानी काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क तो करना ही पड़ेगा, हर ऑडिट में मैंडेटरी है। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर साहब के लिए एज पर पैरा 18 ये मैंडेटरी है कि आप लोगों को एज एन ऑडिटर डिजाइन एंड परफॉर्म करनी पड़ेगी सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स फॉर ईच मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। यानी जो भी मटेरियल असर्शंस होंगे आपके, उन असर्शंस के बारे में ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए आपको मैंडेटरीली
सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करना पड़ेगा एंड परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड उसी के बाद आपको जो ऑडिट एविडेंस मिलेगा उस पर उसके ऊपर रिलाय करके फिर आप अपना ऑडिट ओपिनियन बनाओगे। तो असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट करने के बाद आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पहले तो रिस्क असेसमेंट कर लो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, लेकिन उसके बाद कंपल्सरीली, मैंडेटरीली, मैं ये दो वर्ड्स हमेशा बहुत स्पेसिफिकली जोर देके बोलता हूं कि भाई साहब, सब्सटैंटिव प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दीज आर मैंडेटरी प्रोसीजर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी आपने जो रिस्क असेसमेंट किया है वो लो रिस्की एरिया हो या मीडियम रिस्की एरिया हो या हाई रिस्क एरिया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, लो रिस्क एरिया भी है तो भी एज एन ऑडिटर आपको सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करना है एंड परफॉर्म करना है फॉर ऑल मटेरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। यहां पे मटेरियल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मटेरियल मतलब क्या? ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। असर्शन मतलब क्या? क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स, यानी ट्रांजैक्शंस का ऐसा डेटा या बैलेंस शीट में ऐसे बैलेंसेस या फिर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसे डिस्क्लोजर्स जो बहुत ही मटेरियल है, जिनका पूरा का पूरा इंपैक्ट पड़ने वाला है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर। ऐसे मटेरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स के लिए ऑडिटर साहब को मैंडेटरीली सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को डिजाइन करना पड़ेगा एंड परफॉर्म करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन टू स्किप सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। दिस इज व्हाट पैराग्राफ नंबर 18 टेल्स यू, यानी ये गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब पैराग्राफ नंबर A42 जो है वो इसी पैराग्राफ नंबर 18 का एक्सटेंशन है, उसको भी हम पढ़ते हैं एंड फिर बाद में मैं आपको दोनों का कलेक्टिवली क्लास नोट्स में जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपके लिए रेडी किया है वो आपको दिखाऊंगा, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। Paragraph number 18 requires the auditor to design and perform substantive procedures for each material class of transactions, account balances and disclosures, irrespective of the assessed risk of material misstatement. आपने material misstatement का जो भी risk assessment किया, चाहे वो low risky area हो, medium risky area हो या high risky area हो, आपको डिजाइन एंड परफॉर्म करनी पड़ेगी क्या? सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेसिकली यहां पर जो बात बताई गई है उसी को दूसरे शब्दों में पहली दो लाइन में आपको बताया गया है। फिर दिस रिक्वायरमेंट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट्स दैट, अब ये जो रिक्वायरमेंट यहां पर हमें अलग अलग भाषा में बताई गई है कि भाई सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आर मैंडेटरीली टू बी परफॉर्म्ड, ये हमें दो फैक्ट्स बताती है। दो फैक्ट्स कौन से हैं मित्रों? वो पहला फैक्ट, द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क इज जजमेंटल, यानी हर एक अलग अलग जो ऑडिटर होता है उसके प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि रिस्क असेसमेंट का क्या जजमेंट वो लेता है, यानी लो रिस्की एरिया, मीडियम रिस्की एरिया या हाई रिस्क एरिया। अगर हमारे पास तीन अलग अलग ऑडिटर्स है तो हो सकता है रिस्क असेसमेंट का जो जजमेंट है वो तीनों ऑडिटर का अलग अलग हो सकता है बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, देयर ट्रेनिंग एंड देयर प्रोफेशनल जजमेंट। तो पहला फैक्ट तो ये हो गया, The auditor's assessment of risk is judgmental and so may not identify all risk of material misstatement. जब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, the auditor's assessment of risk of judgment, the auditor's assessment of risk is judgmental, यानी उसके प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो की जाती है। एंड इसी वजह से, इस प्रोफेशनल जजमेंट की वजह से, इट मे हैपन दैट all of the material misstatements are not identified, ऐसा हो सकता है। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट एंड देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस टू इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ओवरराइड, यानी जब मैनेजमेंट ने डिसाइड ही कर लिया कि भाई साहब इंटरनल कंट्रोल्स को बाईपास ही करना है तो ऑडिटर साहब का कोई बस नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपको समय की डंडी बताई थी ना, तो यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 12 महीने पूरा का पूरा कौन हैंडल करता है? किसकी जिम्मेदारी होती है? मैनेजमेंट की या एंटिटी की। ऑडिटर की एंट्री कहाँ पे होती है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। अब इन पास्ट पीरियड में 12 महीनों में एंटिटी ने कितने बार, मैनेजमेंट ने कितने बार इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ओवरराइड किया है, बाईपास किया है, ये ऑडिटर को पता लगाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो चीजें हमें पता चल जाएगी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही नहीं है, किसी ने डॉक्यूमेंट ही नहीं किया है ओवरराइड या बाईपास ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो ऑडिटर को पता लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये दो फैक्ट्स हमें यहां से पता चलते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मित्रों, ये ऑडिट के लिए आपको ये समझना, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे 330 का पैराग्राफ 18 और पैराग्राफ A42 समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, दो फैक्ट्स कौन से पता चलते हैं हमें, जो रिस्क असेसमेंट का काम होता है वो बहुत ही जजमेंटल होता है और हर एक इंडिविजुअल का जजमेंट अलग अलग होता है। उस जजमेंट के पीछे उसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग, उसका नॉलेज बेस, उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, बेसिकली उसका प्रोफेशनल जजमेंट होता है। हर एक इंडिविजुअल का प्रोफेशनल जजमेंट अलग अलग हो सकता है। एक इंडिविजुअल किसी रिस्क असेसमेंट में किसी पर्टिकुलर मिसस्टेटमेंट को हाई रिस्क एरिया में यानी सिग्निफिकेंट रिस्क मान सकता है, उसी जगह पर दूसरे अगर ऑडिटर को हम बताएंगे इसके रिस्क असेसमेंट करने के लिए, तो हो सकता है वो दूसरा ऑडिटर इसी पर्टिकुलर मिसस्टेटमेंट को इममटेरियल यानी नॉन सिग्निफिकेंट रिस्क मानेगा। ऐसी चीजें हो सकती है। तो ये आपका पहला फैक्ट है। द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क इज जजमेंटल एंड सो मे नॉट आइडेंटिफाई ऑल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये एक प्रकार का लिमिटेशन है। दूसरा, देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस टू इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ओवरराइड, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बहुत सारे अलग अलग इनहेरेंट लिमिटेशंस है, उसमें से एक लिमिटेशन है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। ये बातें आपको पैराग्राफ नंबर 18 और पैराग्राफ नंबर A42 में समझाने लायक थी। अब हम लोग आते हैं हमारे क्लास नोट्स में। आ जाओ जी साहब जी, क्लास नोट्स में मैं आपको लेके आ चुका हूं। ये है मित्रों आपका टॉपिक नंबर 16 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। टॉपिक सब टॉपिक नंबर 10 है हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अब जब हमने पैराग्राफ नंबर 18 पढ़ा, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। पैराग्राफ नंबर 18 में हमने क्या पढ़ा था कि भाई साहब हमें एक बात पता चली पैराग्राफ नंबर 18 से कि आप कितना भी अच्छा रिस्क असेसमेंट कर लो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपको मैंडेटरीली डिजाइन करनी पड़ेगी एंड परफॉर्म करनी पड़ेगी ऑल मटेरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर। ये पैराग्राफ नंबर 18 आपको बताता है। अब उसको किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया, उसके की पॉइंट्स हमने पैराग्राफ 18 के क्या क्या निकाले, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो ऐसे 330 का जो पैराग्राफ नंबर 18 है उसके की पॉइंट्स है मित्रों, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करनी ही है। दिस इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन ऐसे 3 से 30 पैराग्राफ नंबर 18। और जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो हर एक रजिस्टर्ड मेंबर को, जो ICAI का मेंबर है जिसने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया है और जो ऑडिट का काम करने वाला है, उसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या जो भी कोड ऑफ एथिक्स, जो भी स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट इशू करेगा एज अ मेंबर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मैंडेटरीली उसे वो फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला की पॉइंट मित्रों हमें क्या पता चलता है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। The auditor is required to design and perform substantive procedures for each material class of transactions, account balances and disclosure. This is a fundamental aspect of audit process. This is a very very fundamental aspect. इसको आप skip नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया मैंडेटरी रिक्वायरमेंट का। दूसरा पॉइंट हमें क्या पता चलता है पैरा 18 ऐसे 330 से, इंडिपेंडेंस फ्रॉम रिस्क असेसमेंट, यानी रिस्क असेसमेंट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये एक अलग प्रोसीजर है, एंड परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू गैदर ऑडिट एविडेंस ये एक अलग प्रोसीजर्स है। तो यहां पर आपको बता दिया गया कि भाई साहब इंडिपेंडेंस फ्रॉम रिस्क असेसमेंट दो अलग अलग प्रोसीजर्स है। रिस्क असेसमेंट आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड उसके अलावा यानी रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर दिया तो आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर स्किप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। रिस्क असेसमेंट अलग प्रोसीजर है, वो भी आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलग प्रोसीजर होती है, वो भी आपको मैंडेटरीली परफॉर्म करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर की पॉइंट नंबर 2 हमें क्या सिखाता है, द रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क असेसमेंट तो ऑडिटर को करना ही है, दैट इज अ सेपरेट प्रोसीजर। दिस मीन्स that even if the auditor assesses the risk as low, substantive procedures must still be conducted. अगर आपके रिस्क असेसमेंट का रिजल्ट आया है कि भाई साहब एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्क लो है, लेकिन अगर जो असर्शन आप चेक कर रहे हो वो असर्शन मटेरियल है, मटेरियल असर्शन होने के बाद भी अगर वहां पे रिस्क लो है, फिर भी आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मस्ट स्टिल बी कंडक्टेड टू गैदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है मित्रों, की पॉइंट नंबर 3 क्या है?
की पॉइंट नंबर 3 मित्रों आपको सिखाता है फोकस ऑन मटेरियल क्लासेस, यानी पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी असर्शंस है सारे के सारे असर्शंस मटेरियल नहीं होते। मटेरियल असर्शंस या मटेरियल क्लासेस कौन से होते हैं? ऐसी इंफॉर्मेशन, मटेरियलिटी मींस ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट होने वाला है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के ऊपर। ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसे क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन जिसका इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होने वाला है, उसे हम नॉन मटेरियल या इममटेरियल क्लासेस की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये जो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स होती है, इनका फोकस कहां पर होता है? मटेरियल क्लासेस के ऊपर। Substantive procedures must be tailored to each material class of transactions, which refers to significant areas that could impact financial statements. सिंपल बात एकदम, मैंने जो पहले हिंदी में बताया और यहाँ पे आपको अंग्रेजी में बताया भाई साहब, सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो ऐसा कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला या यूनिवर्सल प्रोसीजर नहीं है। हर एक ऑडिट सिनेरियो के हिसाब से आपको स्पेसिफिकली डिजाइन करना पड़ेगा एंड परफॉर्म करना, यानी टेलर मेड अप्रोच आपको रखना पड़ेगा टू check the material class of transactions which refers to significant areas that could impact financial statements. हर एक ऑडिट सिनेरियो में आपकी सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स अलग अलग होने वाली है, टेलर मेड अप्रोच आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, मटेरियलिटी इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन हाउ मच इन्फ्लुएंस एन अमाउंट और ट्रांजैक्शन could have on users decisions। तो मटेरियलिटी डिसाइड कैसे होती है, डिटरमाइन कैसे होती है कि भाई साहब कितना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट कोई अमाउंट या ट्रांजैक्शन यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर डालने वाला है, उसके बेसिस के ऊपर मटेरियलिटी लेवल डिसाइड होती है। या तो ट्रांजैक्शन मटेरियल होगा या तो ट्रांजैक्शन नॉन मटेरियल या इममटेरियल कैटेगरी में जाएगा। वो डिसाइड आप करोगे कि भाई साहब ट्रांजैक्शन की अमाउंट या ट्रांजैक्शन का नेचर कैसा है, अमाउंट या ट्रांजैक्शन का नेचर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ऑफ यूजर्स के द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर किस तरीके का इंपैक्ट डालता है, उसके बेसिस के ऊपर आपका मटेरियलिटी डिसाइड होता है। ये हो गया डिस्कशन रिगार्डिंग आपके तीसरे की पॉइंट के बारे में फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 18। अब पैराग्राफ नंबर 4 जो है, पैराग्राफ नंबर 18 का की पॉइंट नंबर 4, टाइप्स ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में दो प्रकार की प्रोसीजर्स होती है। पहला टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड दूसरा होता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में दो हिस्से हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड दूसरा हिस्सा है मित्रों सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इसको रट्टा मार लेना। फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम लोग क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस फॉर एक्यूरेसी। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम क्या चेक करते हैं मित्रों? एक्यूरेसी चेक करते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की एक्यूरेसी चेक करते हैं। अब एग्जांपल अगर उसका हम कंसीडर करेंगे तो क्या? रिव्यूइंग ऑफ इनवॉइसेस यानी वाउचिंग करते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स मींस व्हाट? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, यानी हम ओरिजिनल इनवॉइसेस को देखेंगे, उनके डिटेल्स को देखेंगे, उसकी एक्यूरेसी को देखेंगे, बेसिकली हम वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करेंगे। रिव्यूइंग इनवॉइसेस मींस व्हाट? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन की प्रोसेस, उसे टेस्ट ऑफ डिटेल्स कहा जाता है। दूसरी सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होती है? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग फाइनेंशियल डेटा एंड ट्रेंड्स। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स का यूज करके हम फाइनेंशियल डेटा हम एनालिसिस करते हैं। किस चीज का एनालिसिस करते हैं? फाइनेंशियल डेटा एंड फाइनेंशियल डेटा में जो ट्रेंड्स होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनका एनालिसिस हम करते हैं। अब इसका एग्जांपल अगर हमें कंसीडर करना है तो एग्जांपल है कंपेयरिंग करंट ईयर फिगर्स विथ प्रायर ईयर्स, यानी आप करंट ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी की जो अमाउंट्स है, जो फिगर्स है, उसको प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हो। या फिर अगर एंटिटी ने प्रोजेक्टेड आपको अगले साल के जो फ्यूचरिस्टिक फिगर्स होती है वो प्रोवाइड किए तो आप फ्यूचर प्रोजेक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो बेसिकली एक अमाउंट को सिमिलर कैटेगरी के अमाउंट के पास्ट या फ्यूचर प्रोजेक्शन, पास्ट अमाउंट या फ्यूचर प्रोजेक्शन के साथ हम कंपेयर करके फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करते हैं और उसमें छुपे हुए ट्रेंड्स या पैटर्न्स को जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें फाइनेंशियल डेटा प्लस नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों में कुछ कोरिलेशन है या नहीं है, कौन से फैक्टर का क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस के ऊपर, ये हम जानने की कोशिश करते हैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स का यूज करके। अब ये जो पैराग्राफ नंबर 18 है,
पैराग्राफ नंबर 18 आप ऐसे की लैंग्वेज में देखोगे तो मित्रों ये 2 लाइंस और पैराग्राफ A42 की 5 लाइंस, यानी ये 3 लाइन और 2 फैक्ट्स, ऐसे 5 लाइन, तो 7 लाइन का 7 लाइन का डेटा हमारे पास है। लेकिन जब हम उसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें 4 की पॉइंट्स मिलते हैं। पहला, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, जो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा, इंडिपेंडेंस फ्रॉम रिस्क असेसमेंट, ये भी डिस्कस कर लिया। तीसरा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर का फोकस होता है मटेरियल क्लासेस के ऊपर। और चौथा की पॉइंट हमारा होता है टाइप्स ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। उसमें हमें पता चला टेस्ट ऑफ डिटेल्स यानी वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यानी कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा टू फाइंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। उसका एग्जांपल हमारा हो गया कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर फिगर्स विद प्रायर ईयर डेटा। तो ये सारी चीजें हमारी डिस्कस हो गई। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू पैराग्राफ नंबर 18। अब ये पैराग्राफ नंबर 18 जो है, पैराग्राफ नंबर 18 और पैराग्राफ नंबर A42, इसका कंक्लूजन क्या है, पूरे के पूरे डिस्कशन का समरी क्या है, कंक्लूजन क्या है जो हमें ध्यान में रखना है। Substantive procedures are essential for auditors to ensure that all significant areas of financial reporting are thoroughly examined। यानी सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का क्या मतलब होता है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आर इसेंशियल या इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिटर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद एक ऑडिटर जो है वो ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी सिग्निफिकेंट एरियाज है, दैट मींस मटेरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस यानी मटेरियल क्लासेस ऑफ असर्शंस है, वो सारे के सारे थॉरोली एग्जामिन कर लिए गए हैं। क्योंकि जो सिग्निफिकेंट एरियाज होते हैं, जो मटेरियल एरियाज होते हैं, उन्हीं का मेजर इंपैक्ट होने वाला होता है ऑन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सबसे पहला कंक्लूजन हमें पता चला। दूसरा कंक्लूजन क्या होता है मित्रों पैरा 18 का। पैरा 18 of SA 330 emphasizes that these procedures must be performed regardless of assessed risks, ensuring a robust audit process that upholds the integrity of the financial statements। यानी पहले तो हमें यह पता चला कि मटेरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन यानी फोकस कहां पे होता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का, और दूसरी बात इसका मैंडेटरी नेचर, यानी भाई साहब रिस्क असेसमेंट की जो प्रोसीजर होती है वो अलग है एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अलग है। दोनों इंडिपेंडेंटली ऑडिटर साहब को बेस्ड ऑन द ऑडिट सिनेरियो परफॉर्म करनी होती है। यह है आपका एक्सप्लेनेशन मित्रों पैराग्राफ नंबर 18 और पैराग्राफ नंबर A42 का। आई होप आप लोगों को यह एक्सप्लेनेशन एकदम डिटेल में समझ में आ गया है। और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जो है ना, आगे का जो पोर्शन है हमारा मित्रों वो डिस्कस करता है कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स इन ऑडिट। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स दो प्रकार की होती है, हमने क्या क्या बोला था, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये मैंने क्लास नोट्स में भी बता दिया। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का मीनिंग मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स क्या होती है, दीज आर अ टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइंड टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शन लेवल्स होती है जहां पे हम क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स को चेक करते हैं, इंडिविजुअली सारे आइटम्स को, मटेरियल आइटम्स को चेक करते हैं। तो असर्शन लेवल पे जितने भी मटेरियल आइटम्स है वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इसको डिटेक्ट करने के लिए सब्सटैंट जो प्रोसीजर्स परफॉर्म की जाती है उसे कहा जाता है सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। ये सिंपल भाषा में मैंने आपको मीनिंग बता दिया। अब सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स दो प्रकार की होती है। पहला टेस्ट ऑफ डिटेल्स, यानी इसमें हम क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स यानी असर्शंस में वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करते हैं। एंड दूसरी प्रोसीजर होती है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये दो प्रकार की प्रोसीजर्स होती है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं रिगार्डिंग सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। उसका मीनिंग मैं आपको बताना चाहता हूं। सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स आर डिटेल्ड टेस्ट कंडक्टेड बाय ऑडिटर। सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या होती है, detailed test conducted by the auditor to obtain evidence regarding the completeness, accuracy and validity of financial assertions यानी integrity of financial statements। करेक्ट। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स क्या होती है, दीज आर डिटेल्ड टेस्ट। इन्हें कंडक्ट क्यों किया जाता है और
कि इन्हें कंडक्ट कौन करता है? ऑडिटर कंडक्ट करता है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को कंडक्ट करने का रीजन क्या होता है भाई साहब? हमें ऑडिट एविडेंस को गैदर करना है। ऑडिट एविडेंस हमें किन चीजों के बारे में गैदर करना है? रिगार्डिंग द कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटा प्रोवाइड किया गया है उस डेटा के कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, उस डेटा के कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी को एस्टैब्लिश करने वाले ऑडिट एविडेंस को गैदर करने के लिए हमें सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना होता है। ये हो गया आपका मीनिंग में पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, these procedures are essential in assessing whether financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error। तो बेसिकली पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ये दो पॉइंट्स मिला के आपका मीनिंग ऑफ सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से पढ़ो ताकि आपको सेल्फ स्टडी के दौरान मदद हो सके और ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा, टाइप्स ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो मित्रों हमें पता चल गया है टेस्ट ऑफ डिटेल्स होता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। इसमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स का मतलब क्या होता है? दिस इन्वॉल्व, यानी टेस्ट ऑफ डिटेल्स में किस तरीके का काम हम करते हैं। दिस इन्वॉल्व एग्जामिनिंग स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स, यानी दिस इन्वॉल्व एग्जामिनिंग असर्शंस, फॉर एग्जाम्पल वेरीफाइंग इनवॉइसेस एंड रिसीट्स टू कंफर्म रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यानी वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। पॉइंट नंबर 2, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। दिस इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस एंड कंपैरिजंस। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में हम क्या करते हैं भाई साहब? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इवेल्युएशन करते हैं। कौन से माध्यमों से? हम एनालिसिस करते हैं एंड फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करते हैं अलग अलग पीरियड के, such as comparing current year revenue with prior years और industry averages। आप अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के पास्ट डेटा के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो, या फिर आपके इंडस्ट्री में जो अदर कॉम्पिटिटर्स है आप इनका डेटा कॉम्पिटिटर के डेटा से यानी इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करके वहां डेटा में छुपे हुए ट्रेंड्स या पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके ऑडिट एविडेंस गैदर करने का काम कर सकते हो। तो ये कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू पढ़ने के पहले आपके दिमाग में मीनिंग ऑफ सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को घुसेड़ना बहुत जरूरी था, वो काम हमारा अकम्प्लिश हो चुका है। अब हम रीड करेंगे कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू में एक्सप्लेनेशन। अब टेस्ट ऑफ डिटेल्स देखो, यानी पहली वाली प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, दैट इज वाउचिंग एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस, दैट इज वेरिफिकेशन। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम दो काम करते हैं मित्रों। पहला वाउचिंग करते हैं यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चेक करो, और दूसरा हम क्या करते हैं? बैलेंसेस को चेक करो यानी वेरिफिकेशन करो। फिर फॉर एग्जाम्पल अ परचेस ट्रांजैक्शन में बी वेरीफाइड। अब यहाँ पे जो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का हमने बात किया है उसी का एग्जाम्पल है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम परचेस ट्रांजैक्शन को कंसिडर करते हैं, इट मे बी वेरीफाइड बाय एग्जामिनिंग रिलेटेड परचेस इनवॉइस, गुड्स रिसीव्ड नोट, इनवर्ड गेट एंट्री रजिस्टर। तो परचेस का ट्रांजैक्शन अगर आपके किसी भी एंटिटी में कंडक्ट हुआ है तो उसकी पेपर ट्रेल आपको कहाँ पे मिलेगी? परचेस के ट्रांजैक्शन की पेपर ट्रेल आपको मिलेगी ओरिजिनल इनवॉइस में। उसके बाद में जो आपका वेयर हाउस होगा वहां पे गुड्स रिसीव्ड नोट होगी, और आपका जो प्रीमाइसेस होगा वहां पर इनवर्ड गेट एंट्री रजिस्टर होगा। इन तीन जगह से आप परचेस से रिलेटेड डेटा को गैदर करके उनको कंपेयर करके ऑडिट एविडेंस गैदर कर सकते हो। सच टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इन तीन अलग अलग जगहों से, इन अलग अलग डिपार्टमेंट से जब आप डेटा गैदर करोगे, अगर तीनों का डेटा एकदम आइडेंटिकल है तो आपका परचेस का ट्रांजैक्शन सही तरीके से रिकॉर्ड हुआ है और आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही तरीके से काम कर रही है। अगर इन तीनों डिपार्टमेंट के डेटा में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब डेटा रिकॉर्ड करते समय कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, किसी से गलती हुई है, एरर हुआ है या फ्रॉड हुआ है, और या फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ओवरराइड किया गया है, ऐसी कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीजें टेस्ट ऑफ डिटेल्स में काम करते समय आपको ध्यान में आने वाली है। तो जो भी आप में से ऑडिट अपने आर्टिकलशिप के शुरुआत में वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करेगा, तो मित्रों वहां पे आपको ये जो थियोरेटिकल नॉलेज है ये एक्चुअल में वहां पे जाके आपको अप्लाई करना है, आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करनी है। ठीक है जी। देन पहला एस्पेक्ट क्या हो गया हमारा टेस्ट ऑफ डिटेल्स का? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, अब देखो
टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। अब ये जो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन है ये तो हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन से चेक कर लिया। अब हम टेस्ट ऑफ बैलेंसेस की जब हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस हमें दिखते हैं, बैलेंस शीट में जो फिगर्स या अमाउंट्स हमें दिखती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। टेस्ट ऑफ बैलेंसेस कंसिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज। तो टेस्ट ऑफ बैलेंसेस में आप क्या करते हो? वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड liabilities. Verification of an item of fixed asset, for example, would help in establishing existence of that asset on the date of balance sheet. तो अगर आपको फिक्स्ड असेट साइड में कोई अमाउंट दिखती है, अगर बिल्डिंग के सामने आपको 10 लाख की अमाउंट या 50 लाख की अमाउंट दिख रही है, तो आप क्या करोगे? भाई साहब ये 50 लाख की अमाउंट है, इसका इंजीनियर का सर्टिफिकेट मुझे दो, सारा डॉक्यूमेंटेशन दो, सैंक्शन प्लान बताओ क्या क्या कब कब हुआ और आपने कितना खर्चा किया बिल्डिंग के ऊपर, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, वो सारा डेटा पहले ऑन पेपर आप चेक कर लोगे। फिर आप बताओगे जो रिलेवेंट ऑफिसर होगा, भाई साहब आपकी ये जो बिल्डिंग जिस जगह पर स्थित है उस स्थान पर हमें लेके चलिए, हमें फिजिकल वेरिफिकेशन बिल्डिंग का करना है, मुझे अपनी आंखों से देखना है कि ऑन पेपर जो बिल्डिंग का डेटा है वो रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। दिस इज नोन एज टेस्ट ऑफ बैलेंसेस. This may be obtained by reviewing entities' plan for performing physical verification of fixed assets and obtaining evidence for performance of physical verification of fixed assets by management. तो आपको ये जो टेस्ट ऑफ बैलेंसेस है, जितना पेपर ट्रेल है वो तो आप अपने लेवल पे वेरिफिकेशन कर लोगे, लेकिन जो फिजिकल वेरिफिकेशन का काम है उसके लिए आपको मैनेजमेंट या एंटिटी के साथ कोलैबोरेट करके, कोऑपरेट करके आगे का फिजिकल वेरिफिकेशन का काम करना पड़ेगा. एंड दिस इज नोन एज टेस्ट ऑफ डिटेल्स. दूसरी प्रोसीजर हमारे पास होती है मित्रों टेस्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. इसमें हम एक पीरियड का डेटा हमारे ही खुद के एंटिटी के पास्ट रिकॉर्ड से कंपेयर करते हैं, या फिर हमारे एंटिटी का डेटा हम इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटर्स है, इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स है, उनके डेटा के साथ कंपेयर करके ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. इरेगुलरिटीज अगर कुछ है तो वो फाइंड आउट करने की कोशिश हम लोग यहाँ पर करते हैं. Substantive analytical procedures refer to analytical procedures used as substantive procedures by the auditor. The term analytical procedures means evaluations of financial information through analysis of plausible relationship among both financial and non-financial data. यानी जो फाइनेंशियल डेटा हमारे पास अवेलेबल है प्लस नॉन फाइनेंशियल डेटा, अगर एंटिटी ने कोई डिस्क्लोजर वगैरह दिया है, कोई रिपोर्ट बनाई है, तो उस डेटा में क्या कोरिलेशन है, हम एनालिटिकल या एनालिसिस या कंपैरिजन करके उसमें से रिलेशनशिप या कोरिलेशन जानने की कोशिश करते हैं. Analytical procedures also encompass such investigation as is necessary identified fluctuations or relationships that are inconsistent with relevant information or that differ from expected values by significant amount. Basically पैराग्राफ नंबर 1 क्या कहता है भाई साहब, हमारे पास जितना भी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल नेचर का डेटा है, हम उसको सिमिलर कैटेगरी के डेटा के साथ, आइदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा के साथ या फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स या फिर इंडस्ट्री में जो डेटा अवेलेबल है उनके साथ हम लोग कंपैरिजन करते हैं, और उस डेटा के बीच में प्लॉसिबल रिलेशनशिप क्या है, यानी किस तरीके का ट्रेंड है, किस तरीके का पैटर्न है, डेटा के प्रोजेक्शंस क्या क्या है, छुपी हुई बातें कौन सी है, सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं. और उसमें से अगर हमें कुछ इरेगुलरिटी दिखती है, कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के इंडिकेटर्स हमें दिखते हैं, तो हम उन इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं. The use of widely recognized ratios, यानी substantive analytical procedures में सबसे ज़्यादा यूज होता है रेशो एनालिसिस, such as profit margins for different types of retail entities can often be used effectively in substantive analytical procedures to provide evidence to support the reasonableness of recorded amounts. तो आप रेशो एनालिसिस का यूज कर सकते हो, और अगर किसी इंडस्ट्री में अगर आप किसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो, वहां पे प्रॉफिट मार्जिन एकदम 90% है, तो आप क्या करोगे भाई साहब, रेशो एनालिसिस करो, इनकी प्रॉफिट मार्जिन 90% है और बाकी के जो प्लेयर्स है उनकी प्रॉफिट मार्जिन 10-15% क्यों है, तो ये आप इरेगुलरिटी निकाल सकते हो, उसमें से आप डिटेल स्टडी करके फिर उसका फैक्ट फाइंडिंग करके ऑडिट एविडेंस गैदर कर सकते हो. और जो भी डेटा दिया गया है क्या वो रीजनेबल है या नहीं है, इसका पता आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स की मदद से लगा सकते हो. एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग फॉर एग्जांपल द प्रेडिक्शन ऑफ टोटल रेंटल इनकम ऑन अ बिल्डिंग divided into apartments, taking the rental rates, the number of apartments and vacancy rates into consideration, can provide persuasive evidence and may eliminate
नीड फॉर फर्दर वेरिफिकेशन बाय मीन्स ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको रेंटल इनकम का। आप रेंटल इनकम को किस तरीके से सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स का यूज करके एक बिल्डिंग को अलग अलग अपार्टमेंट में यानी अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करोगे और टोटल रेंट कितना रिसीव हुआ है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल रेंटल रेवेन्यू मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, वहां पे जो गवर्नमेंट के रेट्स है या फिर जो मार्केट रेट है उनको आइडेंटिफाई करोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ अपार्टमेंट से, वैकेंसी कितनी थी पूरे साल में वो देखोगे, यानी कौन से अपार्टमेंट्स वैकेंट थे वो देखोगे, और जो जितना रेंट मिला है जितनी वैकेंसी है वो सारी चीजें कंसीडर करके आप क्या करोगे, मार्केट रेट निकालोगे प्लस आपका एक्चुअल रेवेन्यू कितना हुआ है वो निकालोगे। उन दोनों को कंपेयर करोगे। एक्चुअल रेवेन्यू अगर ज्यादा है तो ठीक है, लेकिन मार्केट रेट से एक्चुअल रेवेन्यू अगर कम है तो प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई। आपने रेवेन्यू कम क्यों किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, ये आप जानने की कोशिश करोगे, क्योंकि जब रेवेन्यू कम होता है तब स्टेक होल्डर्स को ऑब्वियसली नुकसान होने वाला है। जहां पर आपका लेजिटिमेट रेवेन्यू जो मार्केट रेवेन्यू है, वो जो लेजिटिमेट लेवल से आपका रेवेन्यू आप जानबूझ के अगर कम जनरेट कर रहे हो तो भाई साहब क्यों कम जनरेट कर रहे हो, उसका कोई रीजन तो होना चाहिए ना। तो ये एग्जाम्पल के मदद से आपको बताने की कोशिश की गई है कि सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स किस तरीके से काम करती है। फिर आखिरी पॉइंट क्या होता है मित्रों यहाँ का, substantive analytical procedures are generally more applicable to large volumes of transactions that tend to be predictable over time। तो जनरली सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स वहां पर अप्लाई की जाती है जहां पर डेटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और एक जैसा डेटा होता है, बहुत ज्यादा डेटा में फ्लक्चुएशन नहीं होता है। क्योंकि जब हमारा एकदम सिमिलर आइडेंटिकल ट्रांजैक्शन होने वाला है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो डेटा के जो पैटर्न्स होते हैं, जो ट्रेंड्स होते हैं वो प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। अनप्रेडिक्टेबल ट्रांजैक्शंस में हम इन जनरल सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स अगर अप्लाई करते हैं तो वो उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे। डेटा अगर प्रेडिक्टेबल है तो हम लोग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर को अप्लाई करके टेस्ट ऑफ डिटेल्स को हम स्किप करा सकते हैं, क्योंकि हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स की मदद से ही हासिल हो जाएगा अगर डेटा प्रेडिक्टेबल है तो ये सारी बातें मित्रों आपकी एक्सप्लेनेशन की थी टेस्ट ऑफ डिटेल्स में एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स में। अब आपके पास एक काम है, यहां पर सबसे पहले आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स को पढ़ो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स को पढ़ो, दोनों चीजों को कंपैरेटिवली पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैंने तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया आपको विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर बुक एक्सप्लेनेशन एंड जो हमारा क्लास नोट्स का एक्सप्लेनेशन है, जो बुक में बहुत ज्यादा हम बता नहीं सकते क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी बुक, है ना। तो क्लास नोट्स प्लस बुक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को रिटेन करने के लिए और फर्दर क्लैरिटी गेन करने के लिए मित्रों एक ही ऑप्शन होता है, वो है सेल्फ स्टडी। क्लासेस अटेंड करने से या फ्री के लेक्चर्स देखने से या 10 बार क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपका इन्वॉल्वमेंट उस सब्जेक्ट में नहीं आएगा। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तब आप खुद को उस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व करते हो एंड दैट इज द की टू सक्सीड इन एनी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पढ़ाई को आप अपने टीचर के ऊपर आउटसोर्स करके, टीचर को पैसे देके आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो क्लासेस लगाए थे फिर भी हम पास नहीं हुए। पास ना होने का एक ही कारण होता है मित्रों, सेल्फ स्टडी की कमी, रिवीजन की कमी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कमी, और समय पर आप उस कॉन्सेप्ट को रिटेन नहीं कर पाते हो लंबे समय तक और कॉन्सेप्ट को आप याद नहीं कर पाते हो तो आप एग्जाम में आंसर नहीं लिख पाते हो एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू द फेल्यूर एंड फेल्यूर एंड फेल्यूर। तो इस चीज को अभी से आप लोग अवॉइड करो। क्लासेस अटेंड करना है करो, लेक्चर्स देखना है देखो, लेकिन साथ साथ जैसे हमें बताया गया है कि भाई साहब ऐसे 330 का पैराग्राफ नंबर 18 क्या कहता है भाई, रिस्क असेसमेंट और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलग अलग प्रोसीजर्स है। क्लासेस अटेंड करना और सेल्फ स्टडी दो अलग अलग प्रोसीजर्स है। रिस्क असेसमेंट आपको करना ही है लेकिन सेल्फ स्टडी भी आपको करना ही है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप पास नहीं हो सकते। क्लासेस अटेंड करने से होगा क्या, जिस कॉन्सेप्ट को आपको समझने में पढ़ने में 10 दिन लगने वाले हैं वो क्लास में आपको 3 घंटे में समझ जाएगा। यानी जो आपका पढ़ाई करने का समय है वो रिड्यूस कराने के लिए आपको कोचिंग क्लासेस की जरूरत होती है। जिस चीज को हम 10 दिन में पढ़ सकते हैं, क्लासेस अटेंड करने के बाद जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, जो अच्छे टीचर्स होते हैं, वो 10 दिन का समय हमारा रिड्यूस करके 1 या 2 दिन या 1 लेक्चर में लेके आते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा
पाथ आपको कंसाइज फॉर्मेट में कंसेप्ट का क्लैरिटी दे देते हैं। तो जिस क्लासेस का आपका बस एक ही वैल्यू एडिशन है, 10 दिन को आप एक दिन में रिड्यूस करा सकते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी को आप रिड्यूस नहीं करा सकते किसी भी टीचर की मदद से। पढ़ाने वाले में कितना भी दम हो, पढ़ाई करने वाले में दम होना चाहिए, स्टूडेंट में दम होना चाहिए। तो वो दम आपको खुद में सेल्फ स्टडी से ही जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हो गई जी हमारी ज्ञान की बातें। अब ज्ञान की बातों से हम लोग वापस आते हैं हमारी ऑडिट के ज्ञान की बातों के ऊपर। टॉपिक नंबर 4 होता है मित्रों हमारा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, यानी ऑडिट के दौरान सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का नेचर कैसा होता है और कितने डिटेल में हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो पॉइंट नंबर 1, depending on the circumstances, the auditor may determine that performing only substantive analytical procedures will be sufficient to reduce audit risk to an acceptably low level। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चल गई कि भाई साहब ऑडिटर जो होता है उसका एक एम होता है। वो एम क्या होता है? रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। अब चाहे आप उसे टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करके करो या फिर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके करो, ये डिपेंड करेगा ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे प्लस ऑडिट के सिनेरियो पे। पॉइंट नंबर, फॉर एग्जांपल, where the auditor's assessment of risk is supported by audit evidence from test of controls। Then point number 2, depending on the circumstances, the auditor may determine that only test of details are appropriate। यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की दो प्रोसीजर्स हमने बोली थी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब ऑडिट सिनेरियो अगर आपके सामने है तो ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे आप केवल ए वाली प्रोसीजर परफॉर्म करो, आपका काम बन जाएगा, या फिर ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं जहां पे आपको सिर्फ बी वाली प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा और आपका ऑडिट का रिस्क जो है वो एक्सेप्टेबली लो लेवल पे आप लेके आ सकते हो। लेकिन कोई कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको दोनों चीजें परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो भी एकदम डिटेल में। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऑडिट सिनेरियो के ऊपर। यही चीज पॉइंट नंबर 1 और 2 में बताई गई है। फिर depending on the circumstances, the auditor may determine that a combination of substantive analytical procedures and test of details are most responsive to the assessed risk। तो बेसिकली वही बात जो मैंने आपको अभी बताई, कोई सिनेरियो में ए से काम चल जाएगा, कोई सिनेरियो में बी से काम चल जाएगा, और कोई सिनेरियो ऐसे होंगे जिसमें आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। देन because the assessment of risk of material misstatement takes account of internal control, the extent of substantive procedures may need to be increased when the result from test of controls are unsatisfactory। तो भाई साहब देखो, इंटरनल कंट्रोल जब भी आप रिस्क असेसमेंट करते हो तो आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कंसीडर करते हो कि कहाँ पे रिस्की एरिया है। तो यहां पर क्या बोला गया है, देखो, because the assessment of risk of material misstatement takes into account internal control, the extent of substantive procedures may need to be increased when the result from test of controls are unsatisfactory। यानी जब आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिस्क असेसमेंट किया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म की, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल से आपको अनसेटिस्फैक्टरी ऑडिट एविडेंस मिला, यानी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, तो फिर मित्रों आपको सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ेगी। टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स को डिटेल में परफॉर्म करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक क्या कहता है हमें? In designing test of details यानी vouching and verification, the extent of testing is ordinarily thought of in terms of sample size। However, other matters are also relevant, including whether it is more effective to use selective means of testing। यानी बेसिकली टेस्ट ऑफ डिटेल्स, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन जब हम करते हैं तो दो सिनेरियोज हमारे पास है। हम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस का वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करेंगे जिसमें इन्वॉल्व होगा हर एक इनवॉइस को परचेस, हर एक इनवॉइस जो रिलेट करेगा इनकम एक्सपेंस असेट लायबिलिटी से, हर एक इनवॉइस को चेक करेंगे, चाहे वो 10 इनवॉइसेस हो, चाहे वो 10,000 इनवॉइसेस हो, चाहे वो 1 लाख इनवॉइसेस हो। लेकिन जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब वॉल्यूम ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा है, तो हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स यानी वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन पूरा डिटेल में चेक नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, एक सैंपल साइज उसमें से निकालेंगे जिसे कहा जाता है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। हम क्या करेंगे मित्रों, हम ऑडिट में हमारा जो सैंपल होगा उस सैंपल को 3 कैटेगरी में डिसाइड करेंगे। मटेरियल
क्लासेस ऑफ असर्शंस, नॉन मटेरियल क्लासेस ऑफ असर्शंस। तो जो मटेरियल क्लासेस ऑफ असर्शंस है उसको हम डिटेल में चेक करेंगे, और जो नॉन मटेरियल क्लासेस ऑफ असर्शंस है उसको हम स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बेसिस के ऊपर सैंपल निकालेंगे और सैंपल चेक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये मित्रों आपका पूरा का पूरा डिस्कशन है रिगार्डिंग टॉपिक नंबर 10 सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा ये, और जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया वो एकदम हाईली प्रैक्टिकल है, जिसमें हमने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल प्लस मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्लस जो एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है समझना, वो सारे सिनेरियोस का निचोड़ मैंने आपको इस टॉपिक नंबर 10 में बताने की कोशिश की है। अभी आपकी ड्यूटी है वीडियोस देखो, नोट्स पढ़ो और सेल्फ स्टडी करो। अनलेस एंड अनटिल यू परफॉर्म द सेल्फ स्टडी वाली प्रोसीजर, आप किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो फाउंडेशन का हो, चाहे वो इंटरमीडिएट का हो, चाहे वो फाइनल का हो, आप पास नहीं हो पाओगे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी लग्गे में आप पास नहीं कर पाओगे, या तुक्का मार के आप पास नहीं कर पाओगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना आत्मबल, आपको अपना मनोबल बनाए रखना पड़ेगा। चाहे अटेम्प्ट लगे तो भी डीमोरलाइज नहीं होना है। फिर से नए दम के साथ क्या गलतियां हुई उनको ध्यान में रखो, और जो भी डिप्रेशन है, जो भी डीमोटिवेशन है, उसको बिल्कुल दिमाग से हटा के बाहर करो। जब जैसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में आएगा कि भाई साहब मोटिवेशन बन रहा है। क्योंकि जब मैं ध्यान से पेन और पेंसिल लेके बिल्कुल अंडरलाइन करके हर एक वर्ड को पढ़ूंगा तो मुझे वो समझ में आएगा भाई साहब। इंग्लिश वाला सब्जेक्ट, इंग्लिश तो सबको समझ में आती है, जब मैं प्रॉपरली उसको अच्छे से एक एक वर्ड को ध्यान देके पढ़ूंगा तो मुझे डेफिनेटली समझ में आएगा। इतना बुद्धू कोई भी नहीं है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सीए इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गया है। दैट मीन्स यू हैव द कैपेबिलिटी, लेकिन आपको उसे और एनहांस करना पड़ेगा। आपको अपने एफर्ट्स में एक्सिलरेटर दबाना पड़ेगा भाई साहब, एनर्जी चाहिए उसके लिए। तो फिटनेस रखो, अच्छा डाइट फॉलो करो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करो, अंधेरे कमरे में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव वाइब्स अपने आजू बाजू में रखो और पढ़ाई के ऊपर कंप्लीट ध्यान दो। ये 2-3 बातें हैं जो आपको फिर से मैंने ज्ञान दे दिया। क्या होता है भाई, आदत पड़ गई है ज्ञान देने की। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी डायग्राम हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए बना के रखी है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क, ये हमारे टॉपिक का मेन हेडिंग है। उसमें 2 प्रकार की प्रोसीजर्स होती है मित्रों। पहला टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, दूसरा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में 2 प्रकार की टेस्ट होती है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में 2 प्रकार की प्रोसीजर्स होती है, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट इज वाउचिंग एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस दैट इज फिजिकल वेरिफिकेशन। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग ऐसे 330 में जो बातें बताई गई है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, उसको एक डायग्राम में समराइज करने की कोशिश यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने की है, और बढ़िया हद तक वो सक्सीड भी हो गए हैं। और यहाँ पर मित्रों मैं अनाउंस करता हूँ, बहुत ही खुशी मुझे हो रही है कि हमारा चैप्टर नंबर 3 अत्यंत अच्छे तरीके से समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुका है, बेसिकली समाप्त हो चुका है। और बनते बनते हमारे नोट्स 74 पेजेस के ये नोट्स का मटेरियल हमारे चैप्टर नंबर 3 का बन गया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए यार, और वीडियोस को शेयर करिए, तभी मजा आएगा मुझे भी, है ना। आपको तो आ रहा है फ्री में लेक्चर्स देख के, मजे मजे फ्री में लेक्चर्स मिले, लेकिन मुझे भी तो मजा आना चाहिए यार। लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो से हमारा शुरू होगा चैप्टर नंबर 4 जो कि है ऑडिट एविडेंस। वो भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा चैप्टर है यार, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसको भी हम लोग एकदम चकाचक तरीके से समाप्ति की ओर लेके जाएंगे।